आज रात 9 बजे तक हमास इजराइल के बंधक बनाए गए 236 में से 58 लोगों को रिहा कर चुका है, जबकि इजराइल ने भी अपनी जेलों में बंद हमास के कुल 117 लोगों को रिहा किया है। और इस रिहाई के बाद अब इस समझौते का दूसरा चरण लागू हो गया है। इस दूसरे चरण में हमास के आतंकवादी जैसे जैसे अतिरिक्त 10 बंधकों को रिहा करेंगे, वैसे वैसे इजराइल गाजा में युद्ध रोकने की प्रक्रिया को एक दिन के लिए और आगे बढ़ाता चला जाएगा। यानी 10 बंधक और एक दिन, यानी जो 4 दिन का युद्ध विराम आज रात को समाप्त हो रहा है, वो युद्ध विराम अगले एक दिन के लिए अब और आगे बढ़ जाएगा। इस समझौते की पहली शर्त यह थी कि इजराइल के 40 बंधकों को छोड़ने पर गाजा में 4 दिन के सीज फायर को लागू किया जाएगा, यानी 10 बंधकों पर एक दिन का सीज फायर। जबकि हमास अब तक इजराइल के 58 बंधकों को रिहा कर चुका है। इसलिए इस हिसाब से इजराइल को अब गाजा में अगले 2 और दिन सीज फायर को लागू रखना होगा और यह प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहेगी। इस समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले कतर ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि गाजा में लागू हुए युद्ध विराम के बाद अब इस यथास्थिति को ऐसे ही बरकरार रखा जाएगा और यह युद्ध बंधकों की रिहाई के साथ ही अब समाप्त हो जाएगा। यानी हमास तो एक आतंकवादी संगठन के रूप में ऐसे ही जीवित रहेगा। हालांकि ज्यादातर देश उसे आज आतंकवादी मानते नहीं है, लेकिन हमास और इजराइल के बीच शुरू हुआ यह युद्ध अब अनिश्चित काल के लिए समाप्त हो जाएगा और यह हमास के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इसमें हमास अपने 150 लोगों को इजराइल की जेलों से रिहा कराने में कामयाब होगा। पत्नियों के हाथों घरेलू हिंसा का शिकार होने वाले पुरुषों की बढ़ती संख्या का आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे और आपको मर्द के दर्द के बारे में आपको आज हम बताएंगे। आपने सुना होगा, अक्सर यह कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मर्द को भी दर्द होता है। इसलिए आज हमारा यह विश्लेषण देश के तमाम मर्दों को जरूर देखना चाहिए और खास तौर पर ऐसे मर्दों को जिन्हें वाकई में दर्द होता है। हाल ही में पुणे में एक महिला ने गुस्से में आकर अपने पति के साथ झगड़े के दौरान अपने पति की नाक पर मुक्का मारा और इसके बाद पति की वहीं पर मौत हो गई। पुणे की इस घटना में जिस महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप है, उसका नाम है रेणुका निखिल खन्ना और इस महिला की उम्र है 38 वर्ष, जबकि इस घटना में मारे गए निखिल खन्ना 36 वर्ष के थे और इन दोनों ने 6 साल पहले ही वर्ष 2017 में लव मैरिज की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही दोनों पति पत्नी के बीच काफी झगड़े होने लगे थे और इन झगड़ों की वजह यह थी कि निखिल अपनी पत्नी को महंगे गिफ्ट्स नहीं देता था और उसे उसके जन्मदिन जैसे बड़े मौकों पर कहीं बाहर लेकर नहीं जाता था। और जो पत्नी है यानी रेणुका, वो अपने पति से हमेशा यह उम्मीद करती थी कि वो उसे महंगे गिफ्ट देगा, वेडिंग एनिवर्सरी पर या दूसरे बड़े मौकों पर कहीं बाहर विदेश में घुमाने के लिए लेकर जाएगा। पुलिस में दर्ज हुए बयानों के मुताबिक रेणुका इस साल अपना जन्मदिन दुबई में सेलिब्रेट करना चाहती थी और वो इसके लिए अपने पति पर लगातार दबाव डाल रही थी। लेकिन जब निखिल ने उसे दुबई ले जाने से इनकार कर दिया तो इसके बाद दोनों पति पत्नी में काफी झगड़ा हुआ। इसके अलावा यह भी आरोप है कि निखिल ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर अपनी पत्नी को कोई महंगा गिफ्ट नहीं दिया था, जिसकी वजह से दोनों के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए थे। और हाल ही में जब निखिल की पत्नी अपने एक रिश्तेदार के जन्मदिन पर दिल्ली आना चाहती थी और निखिल ने फ्लाइट से उसे दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया, तब भी दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ और इसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि इस महिला ने इस झगड़े के दौरान अपने पति की हत्या ही कर दी। रेणुका का कहना है कि उसने अपने पति को झगड़े के दौरान थप्पड़ और घूंसे मारे थे, मुक्के मारे थे, जिसकी वजह से उसकी अचानक मौत हो गई। जबकि पुलिस को ऐसा शक है कि रेणुका ने शायद किसी भारी वस्तु से अपने पति पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हुई। और अब ये महिला पुलिस की हिरासत में है और पुलिस ने इस घटना के बारे में क्या जानकारी दी है, आज पहले आप ये सुनिए। पिछले 1.5 महीने से उनका ये गिफ्ट की वजह से सिलसिला चल रहा था। ये दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़े का परिवर्तन झटापटी में होके बीवी रेणुका ने बहुत जोर से ठोसे अपने मुंह पे और नाक पे लगाए, इसलिए निखिल बहुत खून से लथपथ हो गए और बेहोश हो गए। उस दिन ही उनकी मौत हो गई है।
नहीं, हेड इंजरी बताइए। हेड इंजरी में अभी क्या आता है, पीएम का रिपोर्ट नहीं मिला, उसमें डिटेल जो भी डॉक्टर के ओपिनियंस है वो मिलेंगे। तहकीकात कर रहे हैं और रेणुका इनको हिरासत में लिया है। 28 तारीख तक वो पुलिस कस्टडी में है। अब यहां पर एक बड़ी बात यह भी है कि ये दोनों पति पत्नी किसी गरीब या बहुत साधारण परिवार से नहीं थे। इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये दोनों वैसे तो एक आम पति पत्नी की तरह दिखते हैं, और हमारे देश में ऐसे लाखों करोड़ों परिवार हैं जहां पति पत्नी, जब तस्वीरें आप देखते हैं या उन्हें एक साथ कहीं किसी सामाजिक इवेंट में देखते हैं तो वो नॉर्मल दिखते हैं और कोई बता नहीं सकता कि इन दोनों के बीच रिश्ते कितने खराब हैं। लेकिन इन दोनों के बीच क्या चल रहा था वो ये दोनों ही जानते थे। और हो सकता है कि हमारे देश में ऐसे हजारों या लाखों परिवार हों जो तस्वीरों में तो अच्छे लगते हैं, वीडियो में तो अच्छे लगते हैं, जब किसी शादी ब्याह में कहीं बाहर जाते हैं तो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन वापस घर लौटने के बाद घर की चार दीवारी के अंदर उनके बीच क्या होता है, वो कितने कमजोर रिश्ते से बंधे हुए हैं, ये वही जानते हैं। अब निखिल पेशे से एक बिल्डर था और उसकी पत्नी रेणुका भी एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हैं और काफी पढ़ी लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों कोई पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्हें इस बात का कोई जायजा नहीं है, इल्म नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आरोप है कि वो अक्सर झगड़ों के दौरान अपने पति के साथ मारपीट किया करती थी और समाज में बदनामी के डर से निखिल इस घरेलू हिंसा के खिलाफ कभी भी किसी से कुछ कह नहीं पाता था। और इसका एक कारण यह भी है कि हमारे समाज में पुरुषों को कभी भी पीड़ित नहीं समझा जाता और घरेलू हिंसा के मामलों में तो कभी भी पुरुष अपने मन की बात बता ही नहीं पाते। असल में जब हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं घरेलू हिंसा या अंग्रेजी में डोमेस्टिक वायलेंस, तो इसका मतलब यही समझा जाता है कि पति जो है वो पत्नी पर अत्याचार करता होगा और पत्नी घर में हिंसा का शिकार होती होगी। कोई ये सोचता ही नहीं कि इसका उल्टा भी हो सकता है। भारत के ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि पुरुष कभी भी घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होते, और जब कोई पुरुष हिम्मत जुटाकर यह बात कहता भी है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ मारपीट की है, तो उस पुरुष का अक्सर हमारे समाज में, परिवार में सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि तुम कैसे मर्द हो जो अपनी पत्नी से ही पिट गए। और इसी डर से ज्यादातर पति जो हैं वो कभी भी इसके बारे में समाज में या फिर पुलिस में या कहीं और ना तो कुछ बता पाते हैं ना कोई शिकायत करवा पाते हैं। एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में अपनी पहचान छिपाने की शर्त पर, देखिए ये बड़ी बात है, पुरुषों ने पहले ये शर्त रखी कि मेरी पहचान समाज में सामने नहीं आनी चाहिए, तब मैं अपने मन की बात बताऊंगा। तो पहचान छिपाने की शर्त पर इस सर्वे में 51% पुरुषों ने यह माना कि उनकी पार्टनर ने उनके साथ कम से कम एक बार जीवन में मारपीट जरूर की है, लेकिन इसके बावजूद वो इसके बारे में कभी भी किसी को कुछ बता नहीं पाए, क्योंकि उन्हें समाज में अपनी बदनामी का डर है और समाज में जो उनकी जो पुरुष की एक रफ टफ एक इमेज होती है, एक छवि होती है, वो छवि इससे धूमिल हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में डेस्टिनेशन वेडिंग्स को लेकर इस बार चिंता जताई है। और ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स क्या होती हैं? ये वो होती हैं जिसमें लोग भारत से बाहर दूसरे देशों में जाकर अपनी शादियां करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा करने वाले लोगों से कहा है कि ये ट्रेंड देश के लिए अच्छा नहीं है और इन लोगों को विदेश में नहीं बल्कि भारत में रहकर ही शादियां करनी चाहिए, क्योंकि इससे देश का पैसा देश में ही रहेगा और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है, क्या ये जरूरी है? क्या भारत की मिट्टी में, भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा, देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी की बातें बताएंगे। क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन को विस्तार दे सकते हैं? क्यों न हम शादी ब्याह ऐसे समारोह अपने ही देश में करें? हो सकता है आपको चाहिए वैसी व्यवस्था आज नहीं होगी, लेकिन अगर
हम इस प्रकार के आयोजन करेंगे तो व्यवस्थाएं भी विकसित होगी। ये बहुत बड़े परिवारों से जुड़ा हुआ विषय है। मैं आशा करता हूं मेरी ये पीड़ा उन बड़े बड़े परिवारों तक जरूर पहुंचेगी। तो आपने खुद भी ये महसूस किया होगा कि अब हमारे देश में एक नया फैशन सा बन गया है। खास तौर पर जो अमीर परिवार हैं, जो बड़े परिवार हैं या जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अब अपने देश में शादी नहीं करते, वो किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ जाकर वो शादियाँ करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं से ये कह रहे हैं कि अपने देश में शादियाँ कीजिए। और अब ये ट्रेंड हमारे देश में असल में बढ़ता जा रहा है। जिसके पास अगर थोड़ा बहुत पैसा भी है और वो अफोर्ड कर सकता है, तो लोग ये सोचते हैं कि वो डेस्टिनेशन वेडिंग करें, और वो भी देश के बाहर जाकर। अब हम आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कहा क्यों कि देश का पैसा देश में ही रहना चाहिए और हमारे देश के प्रभावशाली लोगों को विदेशों में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां हर साल सबसे ज्यादा शादियां होती हैं, और इस बार भी हमारे देश में 38 लाख शादियां होने वाली हैं अगले 4 महीने में, इस सीजन में जो अभी शादियों का शुरू हुआ है। और इन शादियों पर भारत के लोग लगभग 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। यह आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि भारत का जो अमीर वर्ग है या जो मशहूर सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनके बीच भारत से बाहर किसी और देश में शादी करने का ट्रेंड अब बहुत लोकप्रिय हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक भारत के लोगों का विदेशों में अपनी शादियों करने का खर्च 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश के जो मशहूर सेलिब्रिटीज और बाकी के जो एक्टर्स हैं, खिलाड़ी हैं, वही विदेश में जाकर शादी कर रहे हैं। हमारे देश का ऐसा वर्ग जो हाई मिडिल इनकम ग्रुप में आता है, उस वर्ग के लोग भी भारत को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर अब शादियां कर रहे हैं। अभी जिन दूसरे देशों में भारत के लोग सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, उनमें इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूएई, कतर, बहरीन, तुर्की और थाईलैंड जैसे देश सबसे ऊपर है। उत्तराखंड से एक बहुत ही निराश करने वाली खबर हमारे पास आ रही है कि उत्तरकाशी में एक सुरंग में फंसे 41 मजदूर 16 दिन बाद भी आज भी नहीं निकाले जा सके हैं। यानी तीसरा हफ्ता अब शुरू हो गया है और अब यह नहीं कहा जा सकता कि यह मजदूर कब सुरक्षित बाहर निकलेंगे। ऊपर से यह भी खबर आ रही है कि वहां मौसम खराब हो सकता है आने वाले दिनों में, और आंधी और बरसात के बाद अब वहां पर ठंड भी बढ़ जाएगी। फिलहाल मजदूरों को 2 तरह से निकालने की कोशिश की जा रही है। आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आखिर हमारा यह देश, जो हम चांद पर पहुंच गए, टेक्नोलॉजी की बात होती है, आज कहा जाता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे पास, दुनिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम चांद तक जा सकते हैं, हम स्पेस तक जा सकते हैं, हम मंगल ग्रह तक जा सकते हैं। लेकिन क्या हम अपने 41 मजदूरों को इस सुरंग से नहीं निकाल सकते? आपके मन में यह बात जरूर आ रही होगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। और कैसे कोशिशें हो रही हैं, आज ये आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। तो एक कोशिश तो यह हो रही है कि वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए। कल से सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग शुरू की गई है, जो ऊपर से लेकर नीचे जाएगी, इसे वर्टिकल ड्रिलिंग कहते हैं। और अब तक 36 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है, लेकिन मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। यानी अभी 50 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। और अगर यह वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी हो जाती है तो मजदूरों को हार्नेस से बांधकर बाहर